एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों ऑलरेडी हमने 90 क्वेश्चन तक चर्चा कर चुके हैं। अब इसके आगे चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियो बन चुकी जिसमें 90 क्वेश्चन तक हमने कवर किया है इसमें। अब आज चर्चा करेंगे 91 से 120 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर। द पिन ऑफ ए क्रॉस पिन हैमर इज। साथियों कह रहा है कि क्रॉस पिन हैमर का पिन होता है, कैसा होता है? देखिए इसमें ऑप्शन है स्ट्रेट टू द हैंडल, एंगुलर टू द हैंडल, क्रॉस टू द हैंडल, बेंड टूवर्ड्स द हैंडल। देखिए क्रॉस पिन हैमर जो हमारा होता है कुछ इस टाइप में बना होता है। तो हमारा जो हैंडल ये रहता है हैंडल के क्रॉस में रहता है। ठीक है साथियों, हैंडल के क्रॉस में यानी हैंडल के बिल्कुल 90 डिग्री में। जैसे हमारा ये हैंडल है तो इससे एकदम ऐसे रहेगा 90 डिग्री में। ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन है क्रॉस टू दी हैंडल। तो ये पूछ रहा है कि क्रॉस पिन हैमर का हैंडल कहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट पिन हैमर होता है तो उसका हैंडल के सामने ही उसका पिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। साथियों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो कि एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिससे हम एंगल चेक कर सकते हैं, उसका लिस्ट काउंट पूछ रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन में है 5 मिनट। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको कर दूं। देखिए इसमें इसका प्रिंसिपल होता है 23 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 12 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से आप एक के वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 23/12। ठीक है, यहाँ एक वर्नियर का मान आपको पता चल गया 23/12। अब देखिए 23 क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन का मान इसमें होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या है प्रिंसिपल, 23 मेन स्केल डिवीजन बराबर 12 वर्नियर स्केल डिवीजन की। ठीक है, जिसमें एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान फाइंड किया 23/12। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमें पता चल गया एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान हमें पता चल गया 23/12। ठीक है, अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट इसका होता है 2 MSD माइनस 1 BSD। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी हमने आपको बताया कि 1 MSD का मान 1 डिग्री होता है, तो 2 MSD का मान 2 डिग्री। ठीक है, हमें बस माइनस करिए 23/12। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 24 माइनस 23/, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। कुछ हमारा इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 23/, इसको आप माइनस करेंगे 1, ये आपका 1 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आप यहाँ 60 पे आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 60 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे। देखिए 12×5 = 60 यानी 5 मिनट। नीचे हमारा क्या है, ये 12 भाग था जो कि मिनट, तो यहाँ से हम डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे इसमें। देखिए मिनट में चेंज हो गया तो डिवाइड किया हमने तो 5 मिनट आ गया, तो यहाँ से निकलता है ये 5 मिनट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बीयरिंग को एक संख्या से अंकित किया जाता है जिसमें आमतौर पर कम से कम 3 अंक जैसे 305, 405 आदि होते हैं। बीयरिंग संख्या के अंतिम 3 अंक क्या दर्शाते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए सीरीज होते हैं, पहले आपको सीरीज बताता हूँ। इस तरह से सीरीज होते हैं, ठीक है। सिक्स जीरो 4 0। अब देखिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लाइट सीरीज, यानी बहुत छोटा, एक्स्ट्रा लाइट। अब इसको बोलते हैं लाइट मतलब छोटा, दोनों छोटे, ये ज़्यादा छोटा, ठीक है। पहला ये सीरीज ज़्यादा छोटा है, ये आपका मीडियम है, ठीक है। और ये आपका 604 का सीरीज जो है ये है हैवी, इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात हुई सीरीज की। अब देखिए इसी सीरीज नंबर में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, देखिए जैसे कहीं पे इसमें जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही लास्ट वाला अंक दिया, जैसे 305। अभी देखिए ऑलरेडी हमने आपको बताया ना कि ये सीरीज जो है कौन सी सीरीज है, ये सीरीज आपकी मीडियम सीरीज है, ये। तो अब देखिए ये अंक क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, ये आपको सीरीज बता रहा है। ये सीरीज कौन सी हो गई है, ये सीरीज हो गई मीडियम। और लास्ट के दो क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है बोर साइज, ठीक है। ये हुआ बोर साइज आपका, ठीक है। अब देखिए बोर साइज में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें कि बोर साइज निकालते कैसे हैं। देखिए कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बोर साइज जो होते हैं हमारे, जैसे देखिए 00, देखिए जैसे 00 जो हमारा बोर साइज होता है उसका आप जो उसका बोर साइज होगा 10 mm होगा, ठीक है। फिर आपका बोर साइज आता है 01, तो इसको 12 mm होता है। फिर 02 आता है, इसका आपका होगा लगभग 15 mm होता है। फिर देखिए 03 आएगा, इसका होगा 17। अब देखिए 04 से आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो जो भी सीरीज होगा, ठीक है, उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास आ गया कहीं पे 04 के बाद 04 से बड़ा आता है, तो उसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें बोर साइज वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए दोनों क्या बताते हैं, पहला आपका ये बताएगा सीरीज, तो कौन सा सीरीज है, ये 3 है, तो आपका मीडियम सीरीज आता है। और लास्ट की देखिए 05 का मतलब ये है कि इसका बोर साइज, इसका ये क्या दिखा रहा है, 05 ये बोर साइज है। अब आप पूछेंगे बोर साइज है तो इसका साइज कितना होगा, तो मैंने आपको बताया अगर 4 से ज़्यादा है बोर साइज तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 20 mm, यानी इस 20 mm बोर साइज होगा इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो है इंडिकेट कर रहा 3 जो है, 3 और 4, इसमें जो आप दिए हुआ ऑप्शन में 3 और 4, ये आपके दिखा रहा सीरीज, और लास्ट के दो 05 है वो दिखा रहा है बोर साइज, ठीक है। तो देखिए पहला दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। निम्न में से कौन सी ऐसी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो मटेरियल के डिफॉर्मेशन को रोकती है अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर जो है उसको रोकती है, उससे आप क्या कहेंगे। यानी कोई मटेरियल है, ठीक है, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा था, किस कारण से नहीं हो रहा है,
कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल के अंदर कि हम इसको जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर पा रहे हैं, रेन डिफॉर्मेशन इसमें नहीं हो रहा है। तो देखिए ये दूसरा ऑप्शन है स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस हार्डनेस टाइप का ही एक गुण है, उस वजह से ये डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, कोई मटेरियल हार्ड है तो उसको आप डिफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं ला सकते आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ड्रिल साइज ऑफ ड्रिल नंबर 1 इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए नंबर ड्रिल जो होते हैं हमारे, तो नंबर में 1 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक होता है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ा मैं आपको ये भी बता दूं, 1 नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है, और 80 नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये आपका लार्जेस्ट है और ये आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक, अब देखिए 1 नंबर का साइज पूछ रहा है, तो देखिए 1 नंबर का साइज होता है 0.022 इंच। ठीक, अगर आप इसको कभी कभी एमएम में पूछ लेता है, तो देखिए एमएम में जो होता है ये 5.79 mm। ठीक है, ये तो हुआ 1 नंबर की बात। ठीक है, नंबर ड्रिल का 1 नंबर का साइज है ये 0.228 इंच। एमएम में आप कन्वर्ट करेंगे तो 5.79 इंच। ठीक है, ये देखिए पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको 80 नंबर के बारे में बता दूं। देखिए 80 नंबर का साइज होता है 0.0135। ठीक है, थोड़ा सही से लिख दूं, 10135 इंच। ठीक है, इंच में होता है 80 नंबर का साइज। एक बार आप रिपीट करता हूँ, देखिए 80 नंबर जो ड्रिल साइज होता है 0.0135 इंच। आप एमएम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.343 mm। ठीक है, ये सबसे छोटी ड्रिल होती है। 1 नंबर आपका सबसे बड़ा, ये आपका स्मॉल। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, एक नरम स्टील की प्लेट में 25 mm व्यास वाली ड्रिल से ड्रिल करने के लिए 22 मीटर प्रति मिनट की गति से काटने की सिफारिश की जाती है, आरपीएम ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। स्टील में ड्रिल करना है, ठीक है, 25 mm व्यास की हमारे पास एक प्लेट है, उसमें ड्रिलिंग करना है, तो उसका कटिंग स्पीड दिया हुआ है और प्लेट की थिकनेस दी हुई, तो उसकी आरपीएम क्या होगी। देखिए एक फार्मूला होता है, आपने पहले देखा होगा, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू πdn/1000, ये होता है मीटर प्रति मिनट। ठीक, अब यहाँ देखिए आरपीएम पूछ रहा है। ठीक है, आरपीएम मतलब यन को आरपीएम बोलते हैं। ठीक है, आरपीएम बराबर क्या होगा, यहाँ इसी फार्मूले से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर, तो हो जाएगा CS इंटू कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू डी। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया कटिंग स्पीड का, आरपीएम का, कटिंग स्पीड इंटू 1000 पाई डी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थिकनेस, प्लेट की थिकनेस कितना है, 25 है, कटिंग स्पीड देखिए 22 है, तो कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, यानी 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब देखिए डी का वैल्यू 25 से हम दिया हुआ है। ठीक, अब इसको देखिए डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम इसको देखिए 22 से 22 को डिवाइड कर दिया, देखिए 25 से 1000 को डिवाइड करिए, 40 टाइम जाएगा, और देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 280। ये देखिए तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आज अब क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को एक कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है, फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, कहलाती है। देखिए कह रहा है कि कार्बन स्टील
कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर इसको धीरे धीरे कमरे के तापमान पर धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना घुमाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन इन्होंने नॉर्मलाइजिंग सही किया है, इनेलिंग सही है सॉरी। तो लेकिन देखिए कमरे के तापमान पर जब भी हम ठंडा करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मलाइजिंग क्रिया होती है, ठीक है। और एनेलिंग प्रोसेस में हम जो है मेटल को राख वगैरह में ठंडा करते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये नॉर्मलाइजिंग ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, स्टील में 0.8% कार्बन है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए जिस स्टील में देखिए 0.8% कार्बन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पियर लाइट, ठीक है। पियर लाइट, देखिए पियर लाइट में क्या होता है, आपका फेराइट होगा और सीमेंटाइट होगा। तो इसमें देखिए 88% आपका फेराइट प्लस 12% आपका सीमेंटाइट हो जाता है, ठीक है। और इसी जिस स्टील में देखिए 0.8% कार्बन होता है, इसको यूटेक्टाइड स्टील भी कहते हैं, ठीक है। यूटेक्टॉइड स्टील, ये भी ध्यान रखिए, यूटेक्टाइड स्टील भी इसको कहते हैं। और देखिए यूटेक्टाइड स्टील में क्या होता है, आपको पहले वीडियो में देखिए चर्चा किए थे यूटेक्टाइड रिएक्शन के बारे में। तो यूटेक्टाइड रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो ऑस्टेनाइट होता है बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, फेज मिक्सर में, यानी फेराइट और सीमेंटाइट में। हमारा यूटेक्टाइड क्या होता है, यूटेक्टाइड रिएक्शन में कि जो हमारा ऑस्टेनाइट होता है वो चेंज होता है फेराइट और सीमेंटाइट में, और फेराइट सीमेंटाइट में क्या बनता है, पियरलाइट बनता है। देखिए वही क्वेश्चन घुमा करके आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। भारतीय मानक IS 1570 भाग 1 1978-1993 पुनः पुष्टि के अनुसार FE, देखिए FEE 220 के द्वारा यांत्रिक गुणों के आधार पर नामित स्टील का अर्थ है स्टील में होता है, यानी सीधा सीधा ये इसका मतलब पूछ रहा है। FE यानी फेरस लोहे का, E220 का मतलब क्या है। देखिए इसका यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ से शो करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ न्यूनतम 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर उपज तनाव यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। टाइप ऑफ गेज यूज टू चेक द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये कह रहा कौन सा गेज यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडिया ऑफ कर्वेचर मतलब कहीं पे हमारे पास कॉनकेव सरफेस हो इस तरह से, ठीक है। सपोज हमारे पास इस तरह से कोई जॉब है और कोई हमारे पास इस तरह से भी जॉब है, कॉनकेव और कन्वेक्स। ये आपका क्या होगा, कन्वेक्स होगा, ये होगा कॉनकेव, ठीक है। तो ऐसे सरफेस की चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसे सरफेसों को चेक करने के लिए हम फिलेट गेज का यूज करते हैं, क्योंकि उसका आकार जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप के हमारे होते हैं। तो हमारे पास जो कॉनकेव वाला रहेगा वो कन्वेक्स को चेक कर लेगा इसमें ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के भी फिलेट जो होते हैं फिलेट गेज, तो इसमें डाल करके ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य पैमाने के 9 डिवीजन के साथ मिल रहे वर्नियर पैमाने के 10 डिवीजन वाले एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी संख्या यदि मुख्य पैमाने का एक डिवीजन 1 mm है, कौन सी है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मुख्य पैमाने के 9 डिवीजन के साथ मिल रहे वर्नियर के 10 भाग वाले मीट्रिक वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी मतलब लीस्ट काउंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, ये लीस्ट काउंट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 10 वर्नियर, यानी ये सिंपल बात कर रहा है 10 वर्नियर स्केल बराबर हैं
9 मेन स्केल डिवीज़न के और एक MSD का मान ये बता रहा है 1 mm। ठीक, तो यहाँ से हम देखिए एक वर्नियर स्केल का मान आप निकालिए तो क्या होगा 9/10। ठीक, एक वर्नियर का मान आपको पता चल गया 1/10। अब एक मेन स्केल का मान आपको पता है 1 mm। ठीक, अब लीस्ट काउंट क्या होता है ये आपको बताते हैं। देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है, एक MSD माइनस एक BSD। ठीक, तो एक मेन स्केल का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 mm, तो हम क्या करें, एक माइनस एक वर्नियर का मान अभी निकाले थे 9/10, तो देखिए इसको आप सॉल्व करिए तो 10 माइनस 9/10 यानी 1/10, तो यानी 0.1 हुआ। ठीक है, तो यानी कि क्या इसका लिस्ट काउंट होगा 0.1 mm। ठीक, चलिए अगला देखिए, फार्मूले का प्रयोग करते हुए 16 mm रिम्ड छिद्र के लिए ड्रिल साइज की गणना करें। छिद्र का अवा माप 0.03 mm है, 0.3 mm सॉरी, और ड्रिल का आध्यमाप 0.05 mm है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। ये देखिए इसमें क्या है कि रीमर की बात कर रहा है। देखिए आवा माप मतलब होता है आपका ओवर साइज, आवा माप मतलब ओवर साइज, सॉरी अंडर साइज। ठीक है, अंडर साइज, और अध्यामाप मतलब ओवर साइज, अध्यामाप मतलब ओवर साइज। ठीक, अब देखिए मैं एक बार थोड़ा आपको बताता हूँ ओवर साइज क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी भी ड्रिल से होल करते हैं ड्रिल बिट से, तो ड्रिल बिट का जो डायमीटर होता है, सपोज 10 mm की डाई की ड्रिल बिट है, तो आप जब भी 10 mm की ड्रिलिंग करेंगे तो थोड़ा 10 mm से थोड़ा सा यानी 0.05 ज़्यादा बनाएगा। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, या तो मशीन में कुछ एरर है या हमारा जॉब प्रॉपर क्लैंप नहीं हुआ है। ठीक है, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। तो यानी जो भी हमारा ड्रिल बिट है अपने साइज से थोड़ा बड़ा यानी 0.05 mm ओवर साइज बनाता है। ठीक है, इसलिए ड्रिल इसको हम ओवर साइज बोलते हैं। अब देखिए इसका एक फार्मूला है। ठीक है, तो ड्रिल साइज की गणना करनी है, तो ड्रिल साइज कैसे निकालेंगे, तो देखिए ड्रिल साइज इक्वल टू रीमर साइज प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा। ठीक है, माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक, ये देखिए फार्मूला है। अब देखिए रीमर साइज हमें पता है कि 16 mm की रिम करना, तब समझिए 16 है, 16 माइनस, अब देखिए अंडर साइज यहाँ पे देखिए ये अंडर साइज है, अब हम आपको इंग्लिश में बोलेंगे अंडर साइज, तो अंडर साइज कितना हुआ देखिए 0.03। ठीक, प्लस ओवर साइज देखिए कितना है 0.05। अब इसको आप पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए 16 माइनस से कितना हो जाएगा 0.35। ठीक, अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 15.65। ठीक, यानी होल का साइज कितना होगा, अगर हमें 16 mm की रेमिंग करनी है तो हम जो हमारा होल का साइज़ रहेगा यानी ड्रिल होल जो रहेगा वो 15.65 रहेगा। अब देखिए आप कहेंगे कि हमारे पास रीमर तो 16 mm का है लेकिन हमारा होल छोटा क्यों है। देखिए छोटा इसलिए है कि जो हमारा रीमर 16 का है तो होल अगर रीमर के डायमीटर से छोटा होगा तभी रीमर का प्रभाव उस पर पड़ेगा, अदरवाइज रीमर उसमें फ्री घूमेगा। ठीक है, तो यानी जिसमें जो 0.35 मटेरियल क्या करेगा हमारा रीमर उसको फिनिश करेगा। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, 15.65। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू सॉफ्ट। देखिए यूनिवर्सल कपलिंग हमारी होती है जहाँ पे दो शाफ्टें इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, एक एंगल पर, सपोज हमारे पास कोई ये शाफ्ट है और यहाँ पे कोई ये शाफ्ट,
अब इसको हमें यहाँ से कपलिंग करना है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हुज एक्सेस इंटरसेक्ट ए स्मॉल एंगल, यानी एक एंगल पर कोई अगर दो शाफ्टें, उनका एक्सेस यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पे हम यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द लेथ मशीन, यानी लेथ मशीन को किस प्रकार से आप वर्गीकरण नहीं कर सकते, उसको बताइए। देखिए, स्विंग से भी करते हैं, स्विंग से यानी कितना बड़ा डायमीटर का जॉब हमारे लेथ मशीन पर घूम सकता है, उसको हम बोलते हैं स्विंग ऑफ जॉब। अब देखिए दूसरा है ओवर लेंथ ऑफ बेड, ओवरऑल लेंथ ऑफ बेड, यानी बेड की लंबाई से भी उसका साइज ले लेते हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन हाइट ऑफ लेथ, देखिए हाइट ऑफ लेथ की ऊंचाई से हम इसका विवरण नहीं दे सकते। ठीक है, इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर से भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हाइट ऑफ लेथ से नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया संतुलन की स्थिति निर्माण करती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट का। इसमें कह रहा है देखिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो बैलेंस करती है चीज़ों को। ठीक है, यानी कहीं किसी भी मेटल को आप हार्डनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, यानी आप किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिए तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तो उसके लिए हम देखिए नॉर्मलाइजिंग करते ताकि पुरानी स्थिति में वो आ सके। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें है एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए इसे क्या हाइट ट्रीटमेंट, ये दो प्रक्रिया हैं जो संतुलन की स्थिति बनाती है, यानी सब चीज़ों को बैलेंस करती है। अभी जैसे आपने किसी मटेरियल को जो है बहुत हार्ड कर दिया, अब उस पर आप मशीनिंग नहीं कर सकते, तो हमें मशीनिंग करनी है तो आप उसको एनलिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो मशीन योग्य बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नॉर्मलाइजिंग है। अब इसमें क्या है कि आपने किसी मटेरियल पर बहुत ज़्यादा उसको हैमरिंग कर दिया तो उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, उसके इंटरनल विकृति आ गई। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग प्रोसेस जो है एक बैलेंस करता है हमारी हीट ट्रीटमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में वेल्ड कैसे किया जाता है? देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेल्डिंग से ही ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। देखिए एक होता है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, एक होता है बैकवर्ड वेल्डिंग। ठीक है, ठीक है, इसी लेफ्ट वर्ड को आप फॉरवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, फॉरवर्ड वेल्डिंग। अभी देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास कोई इस तरह से जॉब है, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ वेल्डिंग करते हुए जाते हैं। ठीक है, ये आपका वेल्डिंग रॉड हो गया, ये फिलर रॉड हो गया। हम इसी डायरेक्शन में वेल्डिंग करते हुए ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे, यानी राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, दाएं से बाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर? देखिए कह रहा कौन सी डिवाइस यूज की जाती है किसी सिंगल शीट यानी किसी पेपर को जो है पेपर के थिकनेस मापने के लिए, चेक करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए पेपर क्या होता है, पेपर बहुत ही पतला होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लास्टिक रूल, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, ये सब बड़े वस्तुओं को चेक कर सकते हैं, नाप सकते हैं आप, लेकिन एक पेपर की थिकनेस आप नहीं माप सकते। देखिए चौथा ऑप्शन है माइक्रोमीटर। अब देखिए माइक्रोमीटर क्या होता है कि वो चेक कर सकता है 0.01 mm। ठीक, यानी कोई वस्तु, हमारे पास कोई पेपर है जिसकी थिकनेस इतना हो, यानी एमएम का देखिए
एम का 10वां भाग, ठीक है, एम का 100वां भाग चेक करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम का 100वां भाग चेक कर सकता है, इतना पतला है। 1 एम को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, समझिए उसको एक भाग को ये चेक कर सकता है, ठीक है। अर्थात 10 माइक्रोन, इसको 10 माइक्रोन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, 10 माइक्रोन। तो कागज़ थिकनेस मान के चलिए आपका पतला होता ही है, तो माइक्रोमीटर हमारा चेक कर लेगा, क्योंकि माइक्रोमीटर हमारा 10 माइक्रोन चेक कर सकता है, यानी एवं के 100वें भाग को चेक कर सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, निम्न में से कौन सा मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी यांत्रिक गुण नहीं है। देखिए, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, टेनासिटी, क्रोजिविनेस। देखिए, क्रोजिविनेस ये क्या था, क्रोजन, जो आपका जंग लगता है किसी मेटल में, रस्ट जिसे बोलते हैं आप, तो वो आपके एक रासायनिक क्रिया हो जाती है, ठीक है। इसको आप क्रोजन भी बोलते हैं हिंदी में, क्रोजिविनेस का यानी रस्ट लगना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच लोडिंग कंडीशन रोलर बेयरिंग इज यूज्ड, यानी किस लोड कंडीशन में जो है रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमारी रोलर बेयरिंग जो है एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, जो हाई स्पीड पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, चौथा नंबर ऑप्शन इसमें देखिए, हाईवी रेडियल लोड विथ इम्पैक्ट। देखिए, जहाँ पर रेडियल लोड होता है इम्पैक्ट के साथ, वहाँ पर हम आप रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, तो वहाँ हाईवी लोड पर ये बहुत अच्छा काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण पर 4 पाइपों को एक दूसरे से जोड़े जाने की आवश्यकता है, उपयोग की जाने वाली फिटिंग निम्न में से कौन सी होगी। देखिए, कह रहा 4 पाइपें हमारे पास हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे पास 4 पाइपें हैं। इसको आप कैसे इंटरकनेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक होता है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस को इसी बीच में लगा करके सभी को इंटरकनेक्ट कर देंगे, तो पहला ऑप्शन सही होगा, क्रॉस, ठीक है। चलिए देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर, ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट पूछ रहा है। देखिए, लीस्ट काउंट यानी मिनिमम उससे कितना माप ले सकते हैं, ठीक है। अभी आपको हमने बताया था 0.01 मतलब 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन मीन्स 1/100 मतलब 1 mm के 100वें भाग पे चेक कर सकता है, ठीक है। देखिए, लिस्ट काउंट के लिए थोड़ा सा ये अलग डीपली टॉपिक हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आपको लिस्ट काउंट भी निकालना मैं आपको एक अलग वीडियो में, जितने भी हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उसमें चर्चा करेंगे सभी के लिस्ट काउंट को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन कार्बन स्टील विल हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट व्हाट % ऑफ कार्बन, यानी प्लेन कार्बन स्टील में मैक्सिमम शक्ति कब होगी एट व्हाट % कार्बन, यानी किस परसेंटेज ऑफ कार्बन पर प्लेन कार्बन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, यानी किसी भी प्लेन कार्बन स्टील में कितना कार्बन की क्वांटिटी हो कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो देखिए, इसमें है 0.83%। देखिए, 0.83% तक या उस लेवल पर प्लेन कार्बन स्टील की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है वहाँ पर। और जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे 0.8 से जैसे आप आगे बढ़ेंगे 1.5, फिर आगे 2, ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारा मटेरियल भंगुर होता जाता है, ठीक है। इसलिए इस लेवल पर, इस नंबर ऑफ % पर हमारे स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल आर मेड ऑफ, लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल आर मेड ऑफ है। लीड स्क्रू में पूछ रहा है कौन सा आपका चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके ये पूछा है। मशीन का लीड स्क्रू टूल आर मेड ऑफ किसके बनाए जाते हैं, ऐसा घुमा के देखिए पूछा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, ट्रेपॉज़ॉइडल थ्रेड। वैसे लीड स्क्रू में आपको बता दें आइकमे थ्रेड होती है, ठीक है। और
एक में थ्रेड होती है 29 डिग्री, ठीक है, ये कटी होती है, ठीक है। लेकिन एक में थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, जितनी भी थ्रेड हैं सब ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए ड्रिल रेंज पर प्रदान किया गया मोस्ट टेपर निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। देखिए ये कह रहा है कि ड्रिल रेंज पर जो मोस्ट टेपर दिए जाते हैं वो किन के बीच होता है। आपने सुना होगा ना MT0 से MT7 तक मोस्ट टेपर होते हैं, ठीक है। MT0 से MT7 यानी 8 साइजों में पाया जाता है, ठीक है। ये तो मोस्ट टेपर हुआ, लेकिन ड्रिल पर हम क्या करते हैं, ड्रिल पर अलग रखते हैं, ठीक है। ड्रिल पर MT1 से MT5 रखते हैं, ठीक है। MT1 का जैसे आपका 23 mm साइज है, ठीक है, 23, 32, 50, 77 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ग मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, 1 मीटर में होता है आपका 3.28 फीट, ठीक है। तो अब 1 वर्ग मीटर में पूछ रहा है, वर्ग मीटर में कितना किसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक है। वर्ग मीटर है तो आप 2 बार इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से वर्ग फीट निकल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो वर्ग मीटर में 2 बार आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्म स्टील और पीतल में ड्रिलिंग के लिए एक ड्रिल का कोण बिंदु क्या होता है। देखिए ये ड्रिलिंग की बात कर रहा है। नर्म स्टील अर्थात आप मान लीजिए माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील, पीतल मतलब ब्रास, ठीक है। इन दोनों में बोला ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। देखिए जनरली तो वैसे 118 डिग्री होता है, ठीक है। और पीतल देखिए तांबा और पीतल, ठीक है, तांबा पीतल के लिए 100 डिग्री होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ऑप्शन में 100 डिग्री है नहीं, दोनों का पूछ रहा है, तो आप 118 डिग्री जनरली यूज़ कर लेते हैं। तो नर्म स्टील और पीतल की आप 118 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। वैसे अब तांबा पीतल के लिए 100 होता है और माइल्ड स्टील के लिए 118 होता है, ठीक है। नर्म स्टील 118 डिग्री, पीतल के लिए स्पेशली अगर पूछेगा कहीं पर भी तो 100 डिग्री आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी दोनों पूछ लिया एक साथ तो आप 118 डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड स्टील कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए कह रहा कि कोई स्टील हार्ड किया गया है तो हम उसको कब यूज कर सकते हैं, किस प्रोसेस के बाद हम उस स्टील को यूज कर सकते हैं। देखिए कोई भी स्टील पर हार्डनिंग क्रिया अगर करते हैं तो उसका टेम्परिंग करना मस्ट होता है, ठीक है। टेम्परिंग के बाद ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हार्डनिंग करने से उसमें बिटरनेस का गुण आ जाता है और जैसे ही उसकी टेम्परिंग करते हैं उसमें बिटरनेस का गुण कम हो जाता है, ठीक है, टफनेस का गुण आ जाता है। इसलिए टेम्परिंग करना बहुत आवश्यक होता है। टेम्परिंग करने के बाद ही हम किसी हार्ड एंड स्टील का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू होल्ड द हैमर हैंडल व्हाइल ड्राइविंग द नेल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेल यानी कोई एक किल है, ठीक है, यानी किसी भी किल को कहीं भी लगाने के लिए हम हैंडल को कैसे पकड़ें, ठीक है। तो देखिए इसमें एंड ऑफ द हैंडल यानी हैंडल को किनारे से पकड़ते हैं। सपोज ये आपका हैमर है, ये आपका हैंडल है, तो आप यहाँ लास्ट में पकड़ेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर उस पर फोर्स लग सके, ठीक है। किसी भी किल को लगाते समय हम क्या करेंगे, एंड ऑफ दी हैंडल के लास्ट में पकड़ेंगे, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें टाँका लगाना कठिन है।
देखिए कह रहा है कि सोल्डरिंग करना किस मटेरियल को करने में थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन चांदी, टिन, पीतल, ठीक है, इन सब का तो कर लेते हैं। निकिल में देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, निकिल की सोल्डरिंग करना थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी आप बताइए, ठीक है। आपको यहाँ पे फिटर की नई नई चीज़ें मिलेंगी और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कमेंट करके भी बताएं आप कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।